नहीं सर। संचित निधि का मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि संचित निधि की जो रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल ऐसे रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने उस पे देख रहे थे, ये हमने कैश बेसिस पे देख लिया। इसी टाइप की आपकी वसूली वाली, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आपका काफी कुछ हद तक क्लियर हो गया कि जो आपकी डेली की आय है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो आपकी डेली की आय है, अब आप उसको एक तरीके से और रिकॉर्ड कर सकते हो। मान के चलिए कि कोई आपकी कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक में आपकी डेली में किस टाइप की एंट्री आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। F6 रिसिप्ट की एंट्री लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। प्रॉपर, अब आपकी क्रेडिट है ना, क्रेडिट, अब आपकी जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है तो 431 प्रॉपर्टी टैक्स करंट ईयर, ठीक है, मान के चलिए 2500 रुपए वापस क्रेडिट, उसमें लिखा होता है वाटर टैक्स, वही 431 वाटर टैक्स 3560 रुपए, ठीक। फिर होता है बकाया साल का प्रॉपर्टी टैक्स, तो 431 प्रीवियस ईयर का 2230, ठीक है। फिर होता है आपका क्रेडिट 431 बकाया साल का वाटर टैक्स, बकाया जलकर जिसे बोलते हैं आप लोग, ये हो गया 2567, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मान के चलिए लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस अपन कर लेते हैं 140 में किसी टाइप की परमिशन फीस, बिल्डिंग परमिशन फीस, ठीक है, कितनी आई 250 रुपए। क्रेडिट वाटर टैंक 140400, ये फीस एंड वारंट, ये मान लिया 100 रुपए। फिर आपका आया वाटर टैक्स, वाटर कह रहा हूँ, वाटर टैंक 1405009, ये वाटर वाटर टैंक से सप्लाई क्रेडिट, इनकम है, आय है, ठीक है, कितनी मान के चलिए 1000 रुपए, ठीक है। नामांतरण, नामांतरण आपकी हो गई, नामांतरण आपका रेंट रिलेटेड होता है, ये म्यूटेशन फीस जिसे बोलते हैं हम लोग, ये म्यूटेशन फीस बोलते हैं इंग्लिश में उसे, तो ये आपके हो गए 350 रुपए, ठीक है। तो जो संभूति आधारित जिसकी डिमांड क्रिएट की जाती है, जिसकी डिमांड क्रिएट की जाती है उसकी रिसीविंग की एंट्री 4 सीरीज में होती है, जिसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। और जो डायरेक्ट आता है जिसकी डिमांड क्रिएट नहीं की जाती उसकी एंट्री 1 सीरीज में हो जाती है। तो ऐसे पूरी एंट्री कर लेंगे हम। डेबिट आके जितने बैंक हैं हमारे, जिसमें हम उस दिन का पैसा जमा करते हैं, मान के चलिए मैंने 2 खातों में जमा करा, इस खाते में मैंने 10,000 रुपए जमा करा, ठीक है। कई लोग रैंडमली संचित निधि के खाते में भी पैसा जमा करते हैं कंटिन्यूअस, तो ये संचित निधि के खाते में मैंने 1500 रुपए जमा करा, ठीक है। आपकी चेक और वो सब चीजें मिला के आप करेंगे एंट्री, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इस पैसों में से 12,557 रुपयों में से 2500 रुपए का चेक है, 2500 रुपए का चेक है, तो उस 2500 रुपए का चेक जिस बैंक में डालेंगे उस बैंक में 2500 रुपए की एंट्री अलग कीजिएगा, ये 2500 की एंट्री अलग कीजिएगा और वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसी बैंक अकाउंट को दोबारा करेंगे, इसमें बाकी के 10,000 रुपए या बाकी के 9,000 रुपए, देख रहे हैं आप, और बाकी के संचित निधि में डाल दिए मैंने। तो देखिए आप टैली कितना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि वो अपने हिसाब से चेंज करता जा रहा है। आपने वो जो 25,000 रुपए की एंट्री अलग, 2500 की एंट्री अलग करी है, इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, जब आप पीआरएस बनाएंगे तब आप इसका बेनिफिट समझेंगे। यानी अगर 10 चेक होंगे तो आपको ये 10 बार 2500 2500 2500 लिखना चाहिए, आपको ये 10 बार 2500 2500 लिखना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन सीखेंगे तब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि चेक का अमाउंट अलग लिखना क्यों चाहिए और कैश का अमाउंट अलग लिखना क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपकी एक आय साइड की एंट्री आपको मैंने बिल्कुल बता दी है। समझ में आया? इसमें कोई डाउट इस एंट्री को किसी को समझ में नहीं आया हो या इसमें और कुछ पूछना चाहता हो? सर हेलो जी जी बताइए। सर, जैसे जो ग्रांट्स आती हैं अकाउंट्स हाँ में हाँ हाँ सचिवालय से,
तो वो कुछ मेंशन होके नहीं आती है कि सड़क मरम्मत आई है, वो स्टेटमेंट में सर अदर्स सर लिखी हुई आ ये जाती है। समस्या सॉल्व कर दी गई है। जितना मुझे पता है, जितना मुझे पता है, संचालय की तरफ से ये समस्या को खत्म कर दिया गया है। आपके ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर में वो सारी ग्रांटों की डिटेल दी होती है जो संचालय से डायरेक्ट आती है। जो संचालय से सर डायरेक्ट आती है ना, वो सारी ग्रांटों की जानकारी आपको ई नगर पालिका के माध्यम से आपको मिल जाती है। मतलब वो खुद ब खुद आपकी एंट्री कर देता है। और इस चीज का सजेशन आप हमने ही उनको दिया था कि आपकी यही समस्या हमने उनके सामने रखी थी। तो क्या होता है कि जैसे जो चुंगी का पैसा है, सर अभी जो केवल चुंगी की एंट्री आ रही है, बाकी बाकी अनुदान अच्छा स्वीकृति। बाकी नहीं आ रही, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उनसे ये सवाल पूछे, दो हाँ, तीन बार पूछा सिर्फ फीडबैक का। तो उन्होंने बोला कि अब आपका ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर में हम एंट्री करके देते हैं। ठीक है, तो अब आप हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अब हम नहीं है कि मूलभूत और सड़क मरम्मत एक साथ आती है, और हर महीने जो एग्जैक्ट अमाउंट आती है वो एक बार आप पकड़ लीजिए, वो मूलभूत और सड़क मरम्मत आती है। ठीक है, आपकी जो वो है अनुदान की क्या आ एंट्री रही नहीं आ है रही। आज है सरकार के पास, सर कहाँ इतना बच गया है। ठीक है, वो जो ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है कि जब तक आपको वो ग्रांट ना पता हो, एक पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट रखिएगा अपनी टैली में। ठीक है, जैसे आपने ये एंट्री तो कर दी, जैसे आपने ये एंट्री तो कर दी, इसको आपने एंट्री कर दी, रेगुलर इनकम ये वाली एंट्री बिल्कुल अलग रखिएगा और ग्रांट वाली की एंट्री बिल्कुल अलग रखिएगा। ठीक है, वो ग्रांट की जो एंट्री है, जी ये दिन की एक एंट्री हो गई। अब इसी दिन अगर कोई और ग्रांट यूज किया होगा तो अलग वाउचर यूज कीजिएगा, अलग वाउचर यूज कीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर वाउचर नहीं पता है तो वहां पे आप एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा जिसका आप नाम रखेंगे सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका हेड क्या होगा, इसका हेड होगा सस्पेंस अकाउंट, ग्रुप भी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर ये सस्पेंस अकाउंट में मान के चलिए 1 लाख रुपए है, किसी बैंक में आपके आए हुए हैं, तो ये आपको बैलेंस शीट में बाहर दिखता रहेगा कि आपके 1 लाख रुपए सस्पेंस है। तो आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि ये मुझे क्लियर करना है। सस्पेंस, किसी भी अकाउंट में सस्पेंस होना बहुत गलत बात होती है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट होना बहुत गलत बात होती है, तो इसलिए आप अपने अकाउंट में गलत, लेकिन ये एक टूल है कि आपको याद रखना है कि ये एंट्रियां पूछनी है। अब ऐसे ही 10 एंट्रियां हो जाएंगी, इस लेजर का हम टोटल निकालेंगे, इसमें 10 एंट्रियां दिखेंगी और इसको साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, संचालय ले जाएंगे कि भैया ये 10 एंट्रियां हैं, हमको बता दो किस किस चीज की ग्रांट है। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको ये तरीका बता दिया। ठीक, हम लोग जो करते हैं वो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम ये ले जाते हैं कि एंट्री यहाँ से प्रिंट आउट ले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि बता दो। अगर वो प्रिंट आउट नहीं भी दे रहे हैं तो वो बता देते हैं कि ये इसके के पैसे हैं, ये इसके पैसे हैं। ठीक है सर। क्योंकि सर वो पूरे ईयर के एंड में पूरे ईयर वाइज अनुदान पत्रक सेंड करते हैं, तो ईयर के एंड में बता। नहीं सर, आप कभी भी जाएंगे, आप जब भी जाएंगे उनके पास लिखा होता है, उनके पास लिखा होता जी जी है ना। आप बस वो आपको जाने का है। ठीक है चलिए, सर। वैसे ही मैंने आपको ये पूरी एंट्री आपकी आय साइड का आपका लगभग थोड़ा सा क्लियर हो गया, अनुदान छोड़ के। आय साइड की कैश बुक की एंट्री क्लियर हो गई अनुदान को छोड़ के। ठीक है, अनुदान की एंट्री अपन कब देखेंगे, जब अपन पूरी अनुदान की एंट्रियां करेंगे। अपन अनुदान की एंट्रियां जब देखेंगे, जब अपन अनुदान की एंट्रियां करेंगे। सेम, ये चीजें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ अलग अलग चीजों की एंट्रियां हैं। राजस्व प्राप्ति की, मनोरंजन कर जो मैंने आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, जो इनकम की डिमांड क्रिएट नहीं करती है वो सीधा इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं, हमें डिमांड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 431 का लेजर कब चालू होता है, जब किसी प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स की हम डिमांड क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स का या वाटर टैक्स की हम डिमांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब वही चीजें हैं। तो हमने अभी अपने जो टॉपिक्स हैं, ठीक, अपने जो टॉपिक्स हैं, अब उसमें से हमने ये क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया प्रविष्टियां, संपत्ति कर, आयकर, जलापूर्ति, किराया शुल्क, है ना, किराया और शुल्क वगैरह, और निर्देशित राजस्व हेतु, जैसे आपकी निर्देशित मतलब
जो भी आपके वो आ रही हैं। अच्छा, जो चुंगी वाली एंट्री है वो भी सेम वैसे ही होगी, ठीक है, वसूली के बेसिस पे होती है चुंगी वाली जो एंट्री आपकी हो रही है ना। तो उस चुंगी की जो एंट्री होती है वो देखिए उसका कोड है 120। मैंने आपको बोला था चुंगी में आपको दिखाऊंगा, देखिए इसकी भी 120 है, ये देखिए, ये कंपनसेशन ऑफ राइट, क्षतिपूर्ति चुंगी, ये आपकी आय है। मैंने आपको वन क्या बताया था, राजस्व आय, तो ये आपकी वन है चुंगी क्षतिपूर्ति, ठीक है। ये हमारी चुंगी हो गई क्षतिपूर्ति का। ये हमारा क्षतिपूर्ति यात्री कर, ठीक, ये क्षतिपूर्ति निर्यात कर, ठीक। तो ये सब जो हमारी हैं, ये सब जो हमारी हैं, ये सब हमारी आय होती है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हम वैसे ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 120, बैंक जो पैसा हमारे खाते में जमा हो रहा है, और ये हमारी आय है, तो आय खाता क्रेडिट, हमेशा आय का खाता क्रेडिट, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो और कोई सवाल हो? अब मेरा सेशन यहाँ पे लगभग एंड हो गया है, क्योंकि अगला जो है वो है अनुदान रिलेटेड, तो वो अनुदान 10-15 मिनट में हो नहीं पाएगा, काफी टाइम लगेगा, तो उसकी एक अपन फ्रेश क्लास करेंगे, फ्रेश माइंड से करेंगे। आप लोग कुछ देखिएगा अपने में एंट्रीज करवर के आय साइड की, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो वो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर अपन एंड करें। सर जो डिमांड है वो चालू और बकाया अलग अलग चढ़ानी पड़ेगी कि एक बार में चढ़ जाएगी कंबाइंड होकर? सर आप जैसे चाहें, टैली इतना इजी है कि आप जैसे चाहें। आपको देखिए, पहली बात तो बैलेंस शीट हमेशा लेके आती है। देखिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट 25/9 पर दिखा रही है, ठीक है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम 18-19 में बात कर रहे हैं, ठीक। तो मैं इसमें आपको 4/31 का खाता दिखाता हूँ, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक खोल के बता रहा हूँ, ये सारे फंक्शंस आपको मैं बता दूंगा, जब एक बार हम करने लगेंगे तो ये सारे फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कैसे कैसे चेक करते हैं। सर देखो, ये प्रॉपर्टी टैक्स की ओपनिंग डिमांड ये प्रीवियस ईयर की ये चली आ रही है, और ये मैंने डाली नहीं है, ये पिछले साल की बैलेंस शीट से लेके आ रहा है, तो ये ओपनिंग बैलेंस तो ऑलरेडी लेके आ रहा है, ठीक है। आपको जो प्रीवियस ईयर की डिमांड है, प्रीवियस ईयर की डिमांड है, वो अपने आप से डालनी नहीं है, अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट बन के यहाँ रेडी है। लेकिन अगर आप पहली बार एंट्री कर रहे हैं, पहली बार डाटा बना रहे हैं, तो पहली बार ओपनिंग बैलेंस शीट आपको पूरी डालनी पड़ती है। हमने इसमें पहली बार 1/4/16 की, आपकी पूरी 1/4/16 की हमने पूरी कैश ओपनिंग बैलेंस शीट टैली में पहली बार डाली है। अब इसके बाद इसी टैली में अगर आप काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको ओपनिंग डालने की किसी भी कतई तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस साल की आप देखिए, करंट ईयर में ये डिमांड क्रिएट हो गई, हमने जो आज कल एंट्री करी थी 8 लाख रुपए की हमने डिमांड क्रिएट करी थी, ये देखिए। अभी ये जो मैंने प्रॉपर्टी टैक्स से कैश कलेक्शन की वसूली बताई थी, ठीक है सर। तो ये 8 लाख की डिमांड मैंने इस साल क्रिएट कर दी। अब इसके अगेंस्ट में ये वसूली होती चली जाएगी, इसके अगेंस्ट में ये वसूली होती चली जाएगी, और ये इस साल की डिमांड और पिछले साल की जो कंबाइंड डिमांड होगी वो अगले साल की ओपनिंग डिमांड हो जाएगी, अगले साल की बकाया डिमांड हो जाएगी, ठीक है। यानी ये इस साल की डिमांड क्रिएट हो गई, इस साल में जितनी वसूली हुई, तो इस साल के बच गए 10,000 या जितने भी बचे, वो अगले साल की बकाया डिमांड हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये अपना हो गया आय पक्ष वाला। अब अपन कल देखेंगे ग्रांट वाली एंट्रियां, ठीक है। ग्रांट वाली एंट्री हम दो स्तर पे देखेंगे, दो लेवल पे देखेंगे। कैसा? पहले जो रिसिप्ट हो रही है वो, फिर जब हम अपनी संपत्ति बनाने का काम करेंगे तब व्यय एक्सपेंसेस वाली देखेंगे कि ग्रांट को कम कैसे करते हैं, हम ग्रांट को कम कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम आय वाला देख लेंगे, और लोक निर्माण में जो हम निर्माण करवा रहे हैं वो हम देख के क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके। एंड करें, और किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, और जिस जिस ये मीटिंग अगर छुट्टी है, मिस हुई है, तो वो मुझे मैसेज कर देंगे ग्रुप पे या पर्सनल,
तो मैं उनको वही क्लासेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एंड करते हैं अपन इस मीटिंग को।